नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या सिंह मुंडेल और आप सभी का स्वागत है हमारे शो ग्रामीण वर्सेस टेक्नोलॉजी में। आज नेशनल साइंस डे के मौके पर हम आ पहुंचे हैं वीआईटी कैंपस में और हमारे साथ मौजूद है जयपुर के टॉप साइंस प्रोफेसर्स और टीचर्स का पैनल। साथ ही हमारे साथ में मौजूद है आज का यूथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात यूथ के बगैर तो हो नहीं सकती। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस शो की। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, खेती ग्रामीण इकोनॉमी की बैकबोन है और ये 70% जनता को सस्टेनेंस भी प्रोवाइड करती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस क्षेत्र में काफ़ी योगदान भी है। 1970 के ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण भारत में अतिरिक्त अन्न की पैदावार के अलावा काफ़ी खुशहाली भी आई थी, लेकिन अब वक्त है टेक्नोलॉजी रूरल एरियाज में भी परिवर्तन करे। तो चलिए जानते हैं हमारे यूथ से उनका क्या कहना है इसके बारे में और कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा नाम रामजी कुमार है, मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। मेरा ये कहना है कि जैसे कि गांव में देखा जाता है कि खेती करने के लिए वहाँ पर तो लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि वहाँ पे कितना, जैसे चावल की पैदावार करनी है तो वहाँ पर पानी की कितना आवश्यकता है ये नहीं देखा जाता। जैसे हम मैकेनिकल ब्रांच से है तो मैंने ये सोचा है कि जैसे कि जो मोटर इंजन का उपयोग किया जाता है उस पैदावार को बढ़ाने के लिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उस मोटर इंजन को जितना कम से कम वो डीजल या पेट्रोल जो भी उपयोग करे और इससे किसानों को बहुत सारा फायदा हो कि वो कम मूल्य में ही वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सके। और जहाँ तक की बात रही कि हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे आपने बोला कि 1970 में ग्रीन इफेक्ट जो हुआ था और उसके बाद बहुत सारी खुशहाली आई थी, तो आज देखिए कि ऐसा इसलिए हो रहा है, कहीं पर अनावृष्टि जो हो रही है, क्योंकि देखिए मोटर इंजन, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, पोल्यूशन बहुत सारे हो रहे हैं। पोल्यूशन होने के कारण जो हमारा इन्वायरमेंट है बहुत चेंजेज आ रहे हैं, जिससे वर्षा नहीं हो रही है, जिससे कि गांव में रहने वाले को बहुत सारा दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, शहरी इलाकों में काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों के लोगों को इसके बारे में कम इन्फॉर्मेशन है, कम पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उन लोगों को इस बारे में बताएं कि उनमें ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, और फिर क्या कर सकते हैं कि वो इस राह पे चले कि टेक्नोलॉजी उनको हेल्प करे। कैसे उनको अवेयर करेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि जो गांव में रहने वाले होते हैं उनको पता ही नहीं होता है, तो कनेक्टिविटी एक ज़रूरी चीज़ है कि वो शहर से जुड़े रहे ताकि उनको पता चले। अवेयरनेस, उनको अवेयर किया जाएगा कि इंडस्ट्री से क्या नुकसानात है, क्या क्या असरात आप पे पड़ सकते हैं। तो अवेयरनेस मतलब प्रोग्राम्स किए जाए, मतलब जैसे गाँव में ज़्यादातर आप देखोगे केबल अवेलेबल नहीं होगी, तो आप ऐसे शोज़ बना सकते हो जिस तरह से वो टेलीविज़न पे भी देख सकते हैं। आपका कहना है कि सरकार के अलावा और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको अवेयर कर सकती है? हम जानेंगे हमारी फैकल्टी से कि उनका क्या कहना है इस बारे में। जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से पलायन हो रहा है लोगों का शहर की तरफ, तो इस पलायन को रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि ग्रामीण परिवेश में उस तरह की सुविधाएं मिलें। तो पहला तो है कनेक्टिविटी और दूसरा है सूचनाएं। तो सूचनाएं दूरदर्शन माध्यम से तो पहुंचती है, उसके अलावा यदि ग्रामीण परिवेश से शिक्षित लोग, शहरी क्षेत्र से शिक्षित लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इन द फॉर्म ऑफ कैंपेन विजिट करें और अवेयरनेस कराएं। लेकिन सरकार ने काफ़ी सारी से प्रोग्राम्स भी निकाले हैं और जैसे हम सभी जानते हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों में और भी प्रॉब्लम्स हैं, बिजली, पानी, सड़कें आदि की कमी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स रिकग्नाइज्ड हैं। अधिकतर लोगों को ये नहीं मालूम है कि टेक्नोलॉजी कैसे उनको हेल्प कर सकती है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब हम जानेंगे डॉक्टर प्रोफेसर एम राय सिंघानिया से, जो यहाँ के वाइस चेयरपर्सन है, कि वो उनका क्या कहना है इस बारे में कि सरकार के अलावा और कैंपेन्स के अलावा और क्या किया जा सकता है। कई ऐसे एनजीओज हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वो अवेयरनेस वहाँ क्रिएट कर रहे हैं। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो जितने अपने रेडियो है
उस पर इस तरीके की काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिससे उनको बताया जाता है किस तरीके से वो कम बिजली से अच्छे पंप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी बिजली छोटे छोटे उद्योगों के लिए खुद जनरेट कर सकते हैं, बायो गैस के मीडियम से या कुछ सोलर के मीडियम से, और किस तरीके से अपने बच्चों को और फैमिलीज़ को भी पढ़ा सकते हैं टीवी और उसके माध्यम से। आज के इस बढ़ते ज़माने में जहां टेक्नोलॉजी ने हाइट्स रीच कर दी है, आपको बता दें 1930 से लेकर आज तक भारत ने काफ़ी विकास देखा है और भारत के हज़ारों इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IITs की पूरे विश्व भर में मांग है। लेकिन आज भी भारत डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्यों गिना जाता है, इसका क्या कारण है, हम जानेंगे हमारे आज के युवा वर्ग से। जी, मेरा नाम मोहनलाल मीणा है। आप कहाँ से हैं? जी, मैं इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मैं इस के बारे में ये कहना चाहूँगा कि गाँव को अगर टेक्नोलॉजी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उनको प्रोवाइड कराई जाए तो वह उसका अच्छी तरह से यूज कर अपने क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। इनका कहना है कि टेक्नोलॉजी के बारे में उनको अवेयर करें, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक एजुकेशन नहीं है। टेक्नोलॉजी तो काफ़ी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाता है नहीं, तो हम जाने हम इन्हें पहले बेसिक एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। आज के युवा वर्ग होते हुए इनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव्स आ सकते हैं कि आज के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अवेयर कर सकें। आप क्या कर सकते हैं? इनका तो कहना ही अवेयर करेंगे, आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे इन लोगों को अवेयर? एक्चुअल में अभी फ़िलहाल में हमारे कॉलेज में VSS विवेकानंदा सोशल सर्विस क्लब स्टार्ट हुआ है, जिसमें अभी हम लोग कुछ दिन पहले ग्रामीण इलाकों में गए थे, जैसे यहाँ गुनेर दातली साइड में। तो वहाँ पे एजुकेशन का प्रॉब्लम है, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब का प्रॉब्लम है। उसके लिए हम लोग अपनी तरफ से गए हुए थे, कॉलेज के कुछ लड़के, और उनको कुछ बताए, आइडिया बताए। मतलब बताते हैं कि आइडिया कैसे मिले, बच्चों को स्कूल भेजो, पढ़ाओ, खुद से भी पढ़ाओ, अगर माँ बाप पढ़े हुए हैं तो वो पढ़ाते हैं। ऐसे आइडिया हम लोग कुछ दिन पहले अभी जाके दिए थे। हमारा यूथ तो कहता है कि वो खुद इनिशिएटिव्स लेंगे, स्कूल्स और कॉलेजेस के द्वारा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स, कैंपेन्स के जरिए वो जाते रहेंगे जब भी उन्हें टाइम मिलेगा। हम जानेंगे हमारी फैकल्टी से कि उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस के अलावा सरकार क्या कर सकती है ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए। रूरल एरियाज़ में यदि हमें डेवलपमेंट की बात करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वहाँ के यूथ को कनेक्ट किया जाए, और यूथ को कनेक्ट करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम उनके लिए कैंपेन उनके लिए ऑर्गेनाइज करें। लाइक स्मॉल स्केल लेवल पे भी टाइम पर ये सरकार जो है ऑर्गेनाइज करती रहती है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिसमें उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ITI से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे अवेयरनेस मिले। बिकॉज यदि यूथ आपका एजुकेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी से अवेयर हो गया, तो वो रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो वैसे ही सेटल डाउन। क्या सुझाव हैं कि इन ग्रास रूट लेवल के लोगों को भी इंटरनेट के जरिए से हम कनेक्ट कर सकते हैं? हम जानेंगे हमारे अगली फैकल्टी प्रोफेसर डॉक्टर RK खन्ना से, जो डीन है यहाँ रिसर्च सेक्टर में। जी सर, आप क्या कहेंगे? मैडम, मेरे ओपिनियन इन सब से थोड़ी सी भिन्न है। जब तक हम यूथ को इंडियन टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ेंगे और खाली हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को ही लेकर बातें करते रहेंगे तो इंडिया कभी डेवलप नहीं होगा। मेरी मान्यता है कि अमेरिकन साइंटिस्ट विल नेवर थिंक ऑफ इंडियन कंडीशंस। हमें हमारी R&D खुद की डेवलप करनी होगी और बाहर से बोरोड R&D पर हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, हम वेस्ट के पिछलगूत के रूप में देखे जाने लगेंगे, लेकिन हमें एक लीडर बनना है तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी को रिवाइव करके आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसे जोड़ना होगा। हमने एक इनोवेशन हब बनाया है, वहाँ पर हमारे नए विद्यार्थी जो हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको नए नए चीज़ों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनके माइंड को आगे एक नया विजन देना चाह रहे हैं। एंड दे कैन आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन विदाउट लुकिंग टू द वेस्टर्न एस्पेक्ट। बिल्कुल, खन्ना साहब ने बिल्कुल सही कहा। इसके साथ साथ हमें जो करना है कि जो जो रूरल एरियाज़ के प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग द पोल्यूशन एंड रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ प्रॉपर मैन्यूअर, रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ मिनिमम वाटर, कम से कम पानी इस्तेमाल करना, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को ऐसे इंस्टीट्यूशंस में डेवलप करके हमारे यूथ जाएं और उन टेक्नोलॉजी को वहाँ पर ट्रांसफ़र करें वहाँ पर, तो जिससे वहाँ पर उसका इस्तेमाल हो सके। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है
और ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसे इंस्टीट्यूशंस में डेवलप हो और उनकी नीड्स को देखते हैं। प्रोफेसर ने बिल्कुल सही कहा कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस काफ़ी मेहनत कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साइट के अनुसार इंडिया रिसर्च की फील्ड में काफ़ी टॉप रैंकिंग कंट्रीज़ में से एक है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस क्षेत्र में काफ़ी योगदान है। और उनका ये भी कहना है कि आज के रीसेंट डेवलपमेंट्स हमारे कॉमन मैन और ग्रास रूट लेवल के लोगों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। पर ये बात किस हद तक सही है, पहले हम जानेंगे हमारे यूथ से और फिर जानेंगे हमारे पैनल से कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं हमारे यूथ को इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में। मैम मेन पॉइंट ये है कि जो स्कूलों में एजुकेशन दी जाती है वो सही तरह की एजुकेशन नहीं है, बल्कि टीचर भी इतने क्वालिफाइड नहीं है जो स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं। जबकि वो क्या जाता है ना, बिल्डिंग बनानी हो तो जब तक उसकी नींव नीचे से ठीक नहीं हो तो बिल्डिंग सही नहीं होती। जबकि स्टूडेंट पूरा सही तरह से तैयार नहीं होगा तो वो आगे जाके टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होगी, वो तो बात की बात है। स्टार्टिंग में ही उसको उसकी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो फिर वो टेक्नोलॉजी तक पहुँचेगा कैसे। बल्कि ये सरकार को करना है, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं उनको कम से कम ऐसा बनाया जाए कि वो स्टूडेंट की नींव तक जाएं, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें हर चीज़ के लिए। हमारे यहाँ के एक स्टूडेंट ने बहुत ही सही बात कही है कि जब तक किसी चीज़ की नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होती उसकी फुल फाउंडेशन भी अच्छी नहीं बन सकती, उसको हम डेवलप नहीं कर सकते। इस बात पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हम जल्दी लौटेंगे हमारे प्रोग्राम ग्रामीण वर्सेस टेक्नोलॉजी में, जिसमें हम बात करेंगे ई पंचायत की। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम ग्रामीण वर्सेस टेक्नोलॉजी में। अब हम बात करने जा रहे हैं ई पंचायत की। दोस्तों आपको बता दें, ई पंचायत एक नेशनली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जहां ट्रेजरीज फंड्स के लेन देन को मॉनिटर करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ग्रामीण लोग इंटरनेट के जरिए से एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा इस टेक्नोलॉजी का जब यहाँ के ग्रास रूट लेवल के लोगों को बेसिक एजुकेशन ही नहीं है? कैसे ये हाई एंड टेक्नोलॉजी टू वे काम कर सकती है जब इनके पास में बेसिक एजुकेशन ही नहीं है? चलिए जानते हैं हमारे यूथ से क्या किया जा सकता है, क्या सरकार कर सकती है इन ग्रामीण इलाके के लोगों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सिंपली अगर ये कहा जाए कि एक इंजीनियर की हम बात करते हैं, इंजीनियर कई ऐसे भी हैं जो मेरे ख्याल सारे ही इंजीनियरिंग कर रहे हैं आजकल, ये नहीं कि कोई भी आ रहा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है वगैरह। लेकिन अच्छा इंजीनियर कहने की बात ये है कि सिंपली मैं कहा जाए कि कोई भी बुक्स पढ़ कर मैं कहूँगा कि मैंने कार चलानी है, अब मैं बुक्स पढ़ के वो बुक पढ़ रहा हूँ मुझे कि कार चलानी किस तरह से चलानी है, कैसे करना है, कैसे गियर करना है, कैसे नहीं, सब मैं पढ़ रहा हूँ। बल्कि अगर मैं उसको प्रैक्टिकली कार नहीं चलाऊँगा तो वो मेरे से कार नहीं चल पाएगी। और मैं बुक पढ़ के ही कार चलाऊंगा तो वो नहीं चल पाएगी। अगर मैं कार चलाऊंगा, मैं सीखूंगा कि कैसे इसको गियर चलता है, कैसे इसको हैंडल लेना, कैसे नहीं, वो चलूँगा। मीन्स की बेसिक नॉलेज की बात आपने जैसे की, प्रैक्टिकली हम चीज़ को नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। पढ़ने में तो सब पढ़ लेते हैं लेकिन बस उसको प्रैक्टिकली करना ये ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिकली तो हम इसको ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रामीण इलाकों में जाके ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कैसे कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ नहीं जिससे हम डरें, बल्कि उसका इस्तेमाल करें क्योंकि उसका लाभ हमें ही उठाना है। सर, आपका क्या कहना है कि सरकार और कैसी स्कीम्स निकाल सकती है जिससे कि इन इलाकों के लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो और इस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल भी कर सकें? अभी आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मोबाइल का जो यूज़ है वो ग्रामीण परिवेश में भी काफ़ी बढ़ गया है। तो यदि छोटी छोटी एप्लीकेशंस जो मोबाइल बेस्ड हों वो आज के यूथ के लिए है, तो आज का यूथ इस तरह की एप्लीकेशंस डेवलप करे और वो आम आदमी जो कि या तो गांव में बैठा है या शहर में बैठा है उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए, वह यूज़ कर पाए। तो इस तरह की काफ़ी अपार संभावनाएं हैं और काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। जो स्मॉल स्केल पे लोग बाग छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं, अपने ऐप्स बनाते हैं,
वो यूज़ करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी आसानी से बढ़ सकती है। लेकिन सर ऐप्स भी काफ़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन्स में यूज़ होती है, तो हम जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं जो बहुत ही बेसिक मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं या कईयों के पास तो मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? उन तक आप ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचा सकते हैं? उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आजकल सस्ते रेडियो अवेलेबल हैं, सस्ते अपने टेलीविज़न्स अवेलेबल हैं। वहाँ पर अपने कम्युनिटी हॉल्स में ऐसे लगाए जा सकते हैं टेलीविज़न्स, जिनको देख करके शाम को जैसे पंचायत लगती थी उस तरीके से उनका ऐसे टाइम फिक्स हो जाए, वहाँ पर आकर के देख सकते हैं। आजकल टेलीविज़न्स तो हर एक घर में हैं और उस तरीके के अगर प्रोग्राम जैसे आपकी टीवी कर रही है उसी तरीके के टीवी और भी बनाएं तो मैं समझता हूँ ये पूरी समस्याएं हल हो सकती है उनके पास जाकर के। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस जो है जहाँ पर काफ़ी अच्छे यूथ हैं उनको भी हम वहाँ पर भेज करके, हमने किया है अभी ऐसी कोशिश। अभी गौनेर में गए थे, अलग अलग ग्रुप गए थे, वहाँ की उनकी समस्याओं को सुना और उनको सुझाव देने के लिए यहाँ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी, यहाँ कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी हम डेवलप कर रहे हैं जो उनकी सुविधाएं क्रिएट करेंगे और उनको जाकर के वहाँ सिखा करके उनको ट्रांसफ़र करके आएंगे। और जो डेवलप हो गई हैं वो भी इन्हीं के थ्रू ही हो सकती है, हमारा यूथ ही। लेकिन अब उनको मोटिवेट करना पड़ता है अपने यूथ को कि जाएं वो गांव में, क्योंकि आजकल तो समस्या ऐसी है कई सालों से है कि डॉक्टर पढ़ने के बाद गांव में नहीं जाना चाहता। लेकिन कई ऐसे सख्ती या ऐसे कोई कानून बना रही है सरकार जिससे उनको गांव में जाना पड़े, क्योंकि अब निकट भविष्य में भी एक निकाला है उन्होंने कि डॉक्टर को पहले 5 साल जाकर के गांव में सर्विस करनी पड़ेगी, उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी। उसी तरीके के इंजीनियर्स का भी हम लोग कर सकते हैं कि कुछ साल के लिए वो वहाँ की डेवलपमेंट में लगे। यहाँ तो हर कोई वाइट कॉलर बन जाता है। मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो उन्होंने कहा उसी से रिलेटेड कि इसका बेसिक रीज़न ये है कि शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में एक जो बहुत बड़ा गैप हम देखते हैं वो है एजुकेशन गैप। हम कैसे इस एजुकेशन गैप को कम कर सकते हैं, हम जानेंगे हमारे स्टूडेंट्स से। आप बताएं हमें कैसे आप ये एजुकेशन गैप कम करने में मदद कर सकते हैं? जो है वो हाइब्रिड होनी चाहिए, अच्छी क्रॉप्स का यूजेस बताना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारी क्रॉप्स आती है जो हाइब्रिड करते हैं और जिसको यूज़ करने के लिए प्लांट में करा जाता है। और बिल्कुल सही बोली कि डिफरेंट टाइप मगर ये ग्रामर लोग को नहीं मालूम है जी। आप उनको जाके एक अवेयरनेस दें, उनको बोले कि आप ऐसे क्रॉप्स यूज़ करें जिससे प्रोडक्शन हाई हो। तो आप ये स्टूडेंट को जाकर समझाएं कि कैसे एग्रीकल्चर करना चाहिए और कैसे और कौन से टाइम पे कौन से प्लांट यूज़ करो, कौन से क्या प्रोडक्शन करो, वो सब अवेयरनेस सब ग्रामीण लोगों से समझा सकते हैं जिससे वो नॉलेज गेन कर सके। और ये और कहना है कि क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में हैं तो उनको एग्रीकल्चर बेस्ड इन्फॉर्मेशन हम दें तो बेहतर रहेगा। आपका क्या कहना है, एग्रीकल्चर के अलावा आप उनको कैसे अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं? कैसे ये एजुकेशन गैप जो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है उसको ब्रिज करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो मेन फोकस रहता है, हम नए नए सॉल्यूशंस खोजने की कोशिश करते हैं ये पुरानी चीज़ों के लिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके सॉल्यूशंस हमें पहले से पता है लेकिन वो आज भी इम्प्लीमेंट नहीं होती। जैसे कि एजुकेशन की बात की हमने, ये सही बात है कि हम हर गांव में जाना, हर गांव में जाके लोगों को सिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं। जैसे एक रीजन है, उसके गाँव में कुछ लोग रहते हैं तो उसमें कुछ लोग तो कम से कम पढ़े लिखे होंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि गाँव में हर कोई एकदम नीलबटा सन्नाटा वाली कंडीशन में होगा, थोड़ी बहुत एजुकेशन लेवल तो होगी। तो आप एक गांव से 2 या 3 लोग ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं। आप एक ग्रुप में, एक ज़िले में या फिर एक छोटे से एरिया में ऐसी एक क्लासेस लगा सकते हैं जहां पहले आप इनको सिखाएं और ये जाके वापस अपने फ्री टाइम में गांव में दूसरों को सिखा सकें। जैसा कि इन्होंने कहा कि बेसिक एजुकेशन होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ मेरे पास एक और क्वेश्चन है। एक सर्वे के अनुसार अधिकतर स्कूलों में थ्योरेटिकल ही मेथड्स यूज़ किए जाते हैं पढ़ाने में और टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज नहीं करते। हम जानेंगे हमारी फैकल्टी से कि ये किस हद तक सही है। इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि इन आवर प्रेजेंट सिनेरियो वी आर जस्ट हम सिर्फ जो फोकस कर रहे हैं वो थियोरेटिकल एजुकेशन पे कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है। थियोरेटिकली बच्चे को हम बुक्स पे बुक्स वो नॉलेज गेन किया जा रहा है, बट स्टिल यदि उससे आज मैकेनिकल इंजीनियर से एक छोटा सा मोटर रिपेयर करने को दे दिया जाए वो नहीं कर सकता। दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम और उसका रूट कॉज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है। बिकॉज हर बच्चे को सिर्फ ये है कि हम डिग्री लेकर पास आउट होकर निकल जाएं। टीचर्स फोकस नहीं करते हैं इस चीज़ पे और टीचर्स नहीं करते, टीचर्स स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं करते हैं,
तो स्टूडेंट उसी रॉन्ग पाथ पे ही मूव करते हैं कि जस्ट कि दे वांट टू गेट द डिग्री एंड पास आउट देयर कोर्स। तो मैम एज अ टीचर आप क्या कहना चाहते हैं और आपके फेलो टीचर्स से वो क्या कर सकते हैं कि वो अपने टीचर्स अपने बच्चों को एनकरेज करें कि आप क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि अधिकतर बच्चे डरते हैं क्वेश्चंस पूछने। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि बच्चा खुद पढ़कर आते हैं देन दे हैव द कॉन्फिडेंस, वो उनसे पूछते हैं। बट ये है कि उसके लिए पहले स्टूडेंट का बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट उसका मीन्स द पॉइंट इज़ अभी है कि स्टूडेंट ने बोला भी था कि फाउंडेशन ही वीक चल रही है। स्कूल पे उनको इनकम्प्लीट नॉलेज दी जाती है, उनको कभी उन्होंने लैब्स देखा नहीं, प्रैक्टिकल वर्क किया नहीं। डायरेक्टली हम उनको प्रैक्टिकल का एक्सपोजर देते हैं तो वो समझ नहीं पाते। अगेन द पॉइंट इज सेम, द रूरल बैकग्राउंड से बच्चा आता है। इस केस में मैं कहना चाहूँगी हम ब्रेन ड्रेन को रोकें। यदि रूरल बैकग्राउंड का जो बच्चा एजुकेट होकर यहाँ आया है उसको इस तरह से मोटिवेट किया जाए, वो अपने सेक्टर में जाके या अपने विलेज में जाके उन स्टूडेंट्स या वहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसा वर्क करे जिससे उनका और बेटरमेंट हो। जैसा मैम ने कहा, टीचर्स को स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए और सवाल पूछने के लिए। दोस्तों, भारत में एक किसान को विज्ञान एक अर्थहीन वर्ड लग सकता है, लेकिन अगर इसे साइंस के संदर्भ में लिया जाए, ग्रामीण संदर्भ में लिया जाए, तो साइंस उसके लिए एक उचित वर्ड लगने लगता है। आज हमने ये तो जान लिया हमारा यूथ क्या कर सकता है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अवेयर करने के लिए, और कैसे हमारे टीचर्स उनको एनकरेज करेंगे कि वो और जाके इनिशिएटिव्स लें और ग्रामीण इलाकों के लोगों को अवेयर करें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए शो में। तब तक के लिए नमस्कार।